लोग। हाय, दिस इज अनुपम मिश्रा हेयर एंड आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल अनुपम एकेडमी में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, ताकि हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार, जैसे कि कई लोग लाइव आ चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आएँ। और अब आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार हमको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है किसी भी लक्ष्य को अचीव करने से। यानी कि एक डायरेक्शन कितना इम्पोर्टेंस हो देता है कि भाई, किसी भी चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कहीं पे भी अपना प्लेटफॉर्म या अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक डायरेक्शन रोल प्ले करती है, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि सिलेबस एनालिसिस प्लस आंसर राइटिंग, तो ये जो है, ये आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सब देखना है। आज आप लोग जल्द से जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ, अखिल चौधरी कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है भाई। तो जल्द से जल्द आप मैं अच्छे से मतलब आवाज़ वॉइस क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक बार आप लोग सब लोग बता दें कि माइक मैंने लीड को कंफर्म से लगा लिया है, सही आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज़। एक बार बता दें फिर से, आवाज़ सही आ रही है आप। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई देखो, इस शुरुआत से पहले तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं अपने सक्सेस के लिए या अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, तो आपको पहले नेगेटिविटी को दूर करना होगा। नेगेटिविटी दूर करने से पहले आप नेगेटिविटी दूर करने में आप क्या करेंगे, आप उसमें, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, मतलब जैसे रिलेटिव्स होते हैं आपके, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको लगातार प्रेशराइज करते हैं कि भाई, उन जो काफ़ी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं भी, उनको निगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं कि भाई उनसे नहीं हो पाया, तुझसे क्या हो पाएगा, या तेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, और ऐसे लोगों से भी हमको दूर रहना है, ताकि निगेटिविटी किसी भी प्रकार की हमारे अंदर ना जा सके। भाई, निगेटिविटी नहीं होगी तभी पॉजिटिविटी के दम पे हम लोग अपने सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिलेबस एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्ज़ाम को देखा जाए। एग्ज़ाम के पैटर्न से, एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ तभी पाएंगे जब आपको पूरी तरीके से सिलेबस पता होगा। क्योंकि सिलेबस से हमको क्या पता चलता है कि किस प्रकार, जैसे आप एनडीए या एयरफोर्स या यानी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम या आईआईटी जेई मेंस, अब आप आईआईटी जेई मेंस की बात करते हैं, तो आज बच्चों को देखते हैं कि तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अच्छे गाइडेंस में होते हैं उनकी तो बातें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारे रूरल एरिया से बच्चे निकल के आते हैं, वो आईआईटी तक की माइंडसेट ही नहीं बना पाते। वो जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, उन तक पूरी सुविधा ना पहुंचने के कारण उनको ठीक से ये भी नहीं पता होता कि आईआईटी जो एग्ज़ाम लेती है वो कितने शिफ्ट में लेती है। भाई, एक आईआईटी का एग्ज़ाम आपको सबको पता है कि जो सीबीएसई बोर्ड के लड़के हैं या फिर जो भी उन बारे में जानते हैं, उनको सब लोगों को पता है कि जो आईआईटी है वो दो शिफ्ट में अपना पेपर लेती है, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस। ठीक है। तो मेंस थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन एडवांस लेवल काफ़ी अच्छी, जो जिसकी तैयारी होती है वही निकाल पाता है। तो निकाल पाने से भाई हमको पॉजिटिविटी तो यही रखनी है। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में ये जा रहे हैं पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमको ये वही वहाँ पे यही सोच के जाना है कि ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है। क्योंकि यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, जैसे बाकी अलग हो गए, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सारे एग्जाम हैं, तो आप माइंडसेट ये रखिए भाई। देखिए, कोई भी ऑफिसर बनता है मेरे अकॉर्डिंग, तो कोई भी एक अगर ऑफिसर बनता है तो वो पहले उसकी नॉलेज बाद में, पहले ये माइंडसेट से ऑफिसर बनता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भाई जो आज की जो समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है आज के ज़माने में।
भाई जो भी मॉड क्योंकि फैसिलिटी सबके पास लमसम लमसम सेम है और फैसिलिटी सारे लोगों को भी मिल रही है। तो इससे इसमें जो सक्सेस है उसको अचीव करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सिलेबस और अच्छी गाइडेंस। और अच्छी गाइडेंस के साथ स्मार्ट वर्क और हार्ड हार्ड वर्क तो भाई करना ही पड़ेगा। किसी आज के जो मॉडर्न ज़माना है इसमें सक्सेस को अचीव या अपने गोल को अचीव करने से पहले उसको भाई अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। लेकिन आज जो हम लोग अगर जिसके पास हार्ड वर्क कर रहा है उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके पास लैक ऑफ स्मार्ट वर्क की कमी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं तो मैं आईजीटीवीटी शेयर कर दूंगा ये। तो भाई जो कोई इस बात को समझेगा वो क्लियर करके समझेगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। भाई मैं किसी के माइंडसेट को नहीं बदल सकता, बस मैं एक डायरेक्शन प्ले बता सकता हूँ कि मैं इस डायरेक्शन पे आपको जाना है तब आपको सक्सेस मिलने में आसानी होगी। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े हैं कृपया करके बता दें कि क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और वीडियो आपको क्लियरिटी से मिल रहा है। इसीलिए मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब में अनुपम एकेडमी के नाम से, जो कि वहाँ पे आपको जीएस की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और मेरा वीडियो अभी एक आपको बता दें कि भाई जीएस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वो आज के जो ज़माना है उसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में जैसे आप फिजिक्स 12th के स्टूडेंट हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अपना सारा 100% 95% दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं ये नहीं कहता कि वो ना पढ़ो, पढ़ना तो भाई सबको चाहिए, नॉलेज भी सबको अच्छी चाहिए। तो जीएस पढ़ने से आपको जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके आगे, उनमें जीएस अच्छा रोल प्ले करती है। तो जीएस भाई आपको इकट्ठा जीएस नहीं पढ़ाई जा सकती। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको तुरंत एक चीज से देख से एक चीज से देख के एक चीज से देख के हमको कहीं पे भी थोड़ी सी प्लेटफॉर्म अगर मिल गई वहां से हमको क्लियरिटी नहीं आएगी कि जीएस की किस प्रकार। भाई जीएस कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है। जीएस को पढ़ने के लिए हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तभी जीएस आपके लिए आसान होगी। तो अगर आप लोग किसी भी जैसे यूपीएससी कई एग्जाम्स को क्वालिफाई कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है, जैसे कि एनडीए का एग्ज़ाम है जो आफ्टर 12th बच्चे देते हैं। तो एनडीए के एग्ज़ाम में जीएस काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। तो आपको अगर मैं सजेशन दूंगा भाई 2 से 3 महीने ही लगेंगे। आप इतनी तैयारी करते हैं सब लोग कि भाई दिन रात पढ़ते हैं, तो दिन रात पढ़ने से भाई मेरी एक सलाह रहेगी, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात है कि आप 6 से लेकर 12th की एक बार रिवीजन मान लें, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरे उससे क्या होगा, उससे एक भाई देखो 2 से 3 महीने मेरे हिसाब से लगेंगे। आप शुरुआत से पढ़ते चले जाएंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 मैन्युस्क्रिप्ट दी गई हैं, उसमें कॉइन्स के बारे में बताया गया है। उसके आगे चैप्टर नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता से इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। और यहीं पे हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। तो उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 से स्टार्ट हुई थी और 1799 तक चली थी। तो और फिर उसके बाद अगर क्लास 9th में भी आपको भी मिलेगा हिटलर, हिटलर का साम्राज्य। फिर उसके बाद आप क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यूरोपियन क्रांति थी क्या थी। और उसमें आपको देखो इन सब के बीच में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन नेशनल मूवमेंट। भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री क्लास 10। तो उसमें आप लोगों को बताया गया है चैप्टर नंबर 3 में कि किस प्रकार इन गांधी जी जो थे वो पहले भारत आए। पहले गांधी जी कहाँ थे, पहले गांधी जी नेशनल मंडेला के साथ
साउथ अफ्रीका में नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, वहाँ पे भी उनका एक ही मंत्र था, असहयोग, अहिंसा। अहिंसा के दम पे, मतलब अहिंसा का एक साफ तौर पर माना जाए तो ट्रुथ, ठीक है। तो वहाँ पे जब गांधी जी यहाँ पे भारत आए, गांधी जी का भारत कैसे, भारत के जो दौरा था वहाँ पे जैसे लोगों को बीच में गए, लोगों के बीच में जाना कि किस प्रकार क्या जो सुविधाएं हैं लोगों की मिल नहीं रही हैं, जैसे बागा जो स्वराज के लिए लोग लड़ रहे थे। बाद में गांधी जी की एक बुक भी गांधी जी जब बाहर साउथ अफ्रीका में थे तो उनका एक बुक छपी थी, आप लोगों को काफ़ी फेमस बुक है, हिंद स्वराज बुक का नाम है, जो कि 1909 में छपी थी बुक, यानी 1909। उस बुक में कहा गया था कि जो भारत में अंग्रेजों का शासन है वो भारतीयों की वजह से ही है, यदि भारतीय चाहें तो उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं और स्वराज की स्थापना हो सकती है। गांधी जी उसी दौर उसी को अपना मार्गदर्शन बना के भारत आए। 1915 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उसके पहले, उसके बाद उनका दूसरा आंदोलन कौन सा था? दूसरा आंदोलन उनका था 1917 में हुआ था, वो चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आए, बागानों में स्वराज हुआ, स्वराज की स्थापना की गई, और कई सारे ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, और जो गिरमिटिया मजदूर जिनका नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र जो कि गिरमिटिया मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे वो, और अल्लूरी सीताराम राजू जो कि थे वो अपने यहाँ पे जो अच्छी इम्पोर्टेंस, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। अलूरी सीताराम राजू ने तो यहाँ तक लोगों से कह दिया था कि आप लगान मत दीजिए। गांधी जी का कहना है कि आप लगान मत दीजिए। गांधी जी के नाम पर वो लोग सब लोगों को मना कर रहे थे, और तभी शायद आलूरी सीताराम राजू को फांसी भी दे दी गई थी। तो ये सब मिलेगा आपको हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री के चैप्टर 4 में जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह है उनके बारे में भी एक उद्योगीकरण। और फिर उसके बाद आप लोग जाएंगे ज्योग्राफी में भी अच्छे चैप्टर्स हैं। और हिस पॉलिटी आपको सिखाएगा, पॉलिटी क्लास 9th की पॉलिटी पे जाएंगे तो एक चैप्टर है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2, पॉलिटी फेडरलिज्म। ये पॉलिटी पॉलिटी के लिए आप लोग देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप पढ़ने लगे ना तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना कैसे हुई, और ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सारे रोल्स क्या थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार अपनी हिस्सेदारी निभाई, वो सारी चीज़ें आपको पॉलिटी में मिलने पढ़ने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आप लोगों को एक 11th और 12th की एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको देखिए पढ़ना तो सब है आपको, लेकिन अगर आपके डाउट्स क्लियर करने हैं अच्छे से तो 6 to 12 उठा लीजिए, आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अनुभव है, आपको लगता है कि हमको जीएस थोड़ी बहुत क्या भी, या फिर 50%, 60%, 40% ऐसे आती है आपको, तो आपके ये मैं ये भी सलाह दूंगा कि आपको, अगर आप 9th 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा। 9th 10th और 11th 12th उसके बाद आपको बता दें, एक बुक आती है जीएस के लिए, ल्यूसेंट की बुक आप लोगों को काफ़ी रोल अच्छा प्ले करेगी आपके तैयारी को लेकर, ठीक है। तो ल्यूसेंट की बुक मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ल्यूसेंट की बुक जरूर पढ़ें। ल्यूसेंट की बुक में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिससे कि भीम बिसारा और चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन समाज, इस सब के बारे में दिया गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, ये सारे जो भी थे, और राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ की स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद, इन सब के बारे में आपको उनको दिया गया है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक थे शिकागो मूवमेंट, जो शिकागो का वहाँ पे जो भाषण दिया था उसके बारे में सारा दिया गया है ल्यूसेंट की बुक में, और वहाँ पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ल्यूसेंट की बुक अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको, जैसे हमने पिछले वीडियो में अपने यूट्यूब में चैनल में डाला भी था कि सिलेबस किस प्रकार आपके इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए पॉजिटिविटी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम सेंटर में आप पैर रखने से पहले आपको ये हो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि ये एग्जाम मेरे से क्लियर हो रहा है।
बिना पॉजिटिव थिंकिंग की जितनी निगेटिविटी आपके अंदर होगी वो आपको दर पर दर रोकेगी आपके सक्सेस से अचीव करने से। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सक्सेस से। ठीक है, तो सिलेबस एनालिसिस जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे आप IIT जेई हो गया, ठीक है, मेरा सजेस्ट रहेगा कि जैसे जो 12th में बच्चे होते हैं उनका भले ड्रीम हो या ना हो IIT करना, ड्रीम हो या ना हो IIT करना, लेकिन उनको IIT जेई का पेपर देना देना एक अच्छा गाइडेंस माना जाता है। क्योंकि IIT जेई का पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर होता है जिसमें आपको अपनी काबिलियत पता लग जाती है कि आपकी काबिलियत कितनी है, आपको कहाँ तक नॉलेज है। भाई पढ़ने से हम बुक उठाते हैं तो हमको सब कुछ आता है, देख लेते हैं तो हमको पता लग जाता है भाई ये तो मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है। लेकिन लेकिन वो जो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जब हम वही कॉन्सेप्ट को अगर डिजिट चेंज करके या किसी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में उसको अगर क्वेश्चन को अपोजिट करके दे दिया जाए तो दे दिया जाए तो वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसमें आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी होगी और एक सही गाइडेंस की कमी होगी आपके अंदर। तो उसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा। मेरा तो कहना है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आपको पहले 4 से 5 से 10 दिन एक सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अपने पास कि जिस चीज़ की भी IIT के निकलवा लीजिए। IIT में 3 सब्जेक्ट आते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और IIT के साथ एक नेट का पेपर होता है जिसमें मैथ्स नहीं आती, बायोलॉजी आती है। अभी एक IIT के लिए थोड़ा सा अपडेट्स आई थी कि जो अब IIT के लिए मैथ्स होना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे। लेकिन बाद में फिर एक बार रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि नहीं भाई IIT करना है तो मैथ्स तो इम्पोर्टेंट होगी, बायोलॉजी नीट ही के लिए सही है। ठीक है, तो जो नीट में बच्चे होते हैं, देखिए नीट और IIT का पेपर सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उसमें नीट में बायोलॉजी आ जाती है, इसमें मैथ आ जाती है, बस इतना सा अंतर है, जरा सा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, नीट हो चाहे IIT हो। IIT इंडिया टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो उससे टफेस्ट हमको नहीं देखना भाई। हमको सारे नंबर अचीव थोड़ी करने हैं, हमको अपने ऐसा नंबर अचीव करना है जैसे आप 150 अप्रॉक्स 300 में IIT जेई में, तो 150 अप्रॉक्स नंबर आप अचीव करेंगे तो 95 96 97 परसेंटाइल आपका बन जाता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल बनता है भाई। है, तो उसके बाद आपको जैसे सिलेबस आपने पढ़ लिया तो उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए कि किस प्रकार पैटर्न होता है पेपर का, पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई सिलेबस देखो हमको कब इम्पोर्टेंस देता है, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। भाई क्या पूरी बुक थोड़ी आ जाएगी, बुक पेपर में पूरी बुक नहीं आएगी ना। बताइए आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग बताइए कि क्या पूरी बुक आती है? कभी भी किसी भी पेपर में देखा है एक चैप्टर से 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी क्या 10 12 15 20 25 30 क्वेश्चन आए हैं एक चैप्टर से? जितने लोग आप लोग जुड़े हैं इसमें बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या कभी किसी चैप्टर से 10 20 12 15 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे किसी भी एग्जाम पे? मेथड की बात नहीं कर रहे हैं हम, चैप्टर की बात कर रहे हैं। मेथड सबका लमसम लमसम सेम होता है, कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, चैप्टर से पूछ रहे हैं। जितने लोग कमेंट सेक्शन में कृपया करके बताएं, जल्द से जल्द बताएं ताकि वीडियो अच्छे से आगे चालू कर सके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई देखो, बुक है, उसमें क्वेश्चन होंगे सॉल्व, बट देखो क्वेश्चन तो जैसे मैथ है, लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट कूद जाते हैं, ये गलत है। पहले उसको आप थ्योरी पोर्शन कवर करिए, थ्योरी पोर्शन से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे अभी पता लगा था कि जो बोर्ड्स 2021 देने वाले हैं वो उनके लिए 30% जो सिलेबस कम घटाया गया था
उसके हिसाब से आईआईटी का पेपर आया, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे। ये सब फेक अपडेट्स हैं, वहाँ पे कोई अपडेट्स नहीं है ऐसी। वहाँ पे सारा पेपर सारा सिलेबस के हिसाब से ही आता है। तो आप जो भी अप्रैल में सेशन में देने जा रहे हैं आईआईटी, कृपया करके सोच के जाएं कि वहाँ पे पूरा हमको पढ़ के जाना है, कोई उसमें वो नहीं है। आईआईटी में अब तो 100 में पहले 90 क्वेश्चन करने होते थे, अब तो 75 करने होते हैं 100 में। तो सिलेबस कितना इम्पोर्टेंस है आपको पता चल गया। ठीक है, अब जीएस बेसिक्स से भी आपको बताया हमने कि बेसिक्स से कैसे स्टार्ट करते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशंस पे हमको आपको बताएंगे कि आपको मोटिवेशन कैसे अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, मोटिवेशन डेवलप किस प्रकार करना है आप लोगों को। तो कृपया करके जो भी हैं कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या आपको वीडियो जो है आपके थोड़ा सा दिमाग के लिए, जो इससे आप माइंडसेट है, कुछ भी फर्क पड़ा आपके माइंडसेट पे, आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। लाइव हैं हम लोग तो आपको देख भी सकते हैं हम। जल्द से जल्द डालेंगे पे